नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 10th सेकेंड लैंग्वेज गुजराती उसका जो दूसरा लेसन है जिसका नाम है शरणायना सुर, उसका पार्ट 1 मैंने पहले आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। आज मैं आपके सामने इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कृपया मैं आपको हर एक जो लाइन है वो पढ़कर आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो अब हम आगे का जो पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। રમઝુની શરણાઈએ આખી બજારને જગાડી દીધી હતી। કામઢા વેપારીઓ હજાર કામ પડતા મેલીને ઓગલતી જાનને અવલોકવા દુકાનોને ઉંબરે આવીને ઊભા હતા। આખું સરઘસ અત્યારે જાજવલ્યમાન રંગો વડે સોહાતું હતું। મોખરે રમઝુના માથા પર લાલ મદ્રાસી ફેંટાના લીરા ઉડતા હતા। મેઘા ઢોલીએ લીલા રંગનું માથા બાંધણું બાંધેલું। જાનૈયાઓને વેવાઈવાળાઓ તરફથી કંકુના થાપા મારવામાં આવેલા, તેથી એ આખો સમૂહ લાલ ભડક લાગતો હતો। હીર ભરતના જૂલ ને સિંગડીઓ વડે શણગારેલા બળદ તો સાવ જુદા જ તરી આવતા હતા। ગાડામાં બેઠેલા વરરાજાનો જરિયન જામો, એમના હાથમાંની તલવારનું રંગીન તેમજ કન્યાનું પચરંગી પટોળું એક વિશિષ્ટ રંગ સૃષ્ટિ રચી જતા હતા। એમની પાછળ વિદાય ગીતો ગાતી સુહાગણોના અવનવા પટકૂળોમાં તો રંગમેળો જોવા મળતો હતો। मित्रों, दोस्तों, यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो मैंने अंडरलाइन किए हैं शब्द, उन शब्दों को मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जो रमझू मीर है उसकी सहनाई ने पूरे बाज़ार को ऐसा लगता था कि जैसे जगा दिया है। और कामढ़ा यानी कि काम करने वाले जो व्यापारी है वो अपने हजारों काम वहीं पर रखकर इस जाने वाली जो जान है उस जान को यानी कि बारात को देखने के लिए वो लोग अपनी अपनी दुकानों के बाहर आकर खड़े हैं। पूरा जो सरघस है इस समय जाज्वल्यमान यानी कि प्रकाशित रंगों से शोभ रहा है, सुहावना दिख रहा है। और बाजू में ही रमझू के सर पर लाल मद्रासी जो उसने पगड़ी बांधी है, उस पगड़ी के ऊपर जो छोगा निकाला हुआ है वो हवा में लहरा रहा है। और जो मेघा डोली है उसने भी अपने सर पर हरे रंग का पगड़ी बांधा हुआ है। जानैयाओं ने यानी कि जो बाराती है उनकी तरफ से यानी कि विवाह जो पक्ष है, जो समधी है, उनकी ओर से इन जानैया यानी कि बाराती लोगों को जो कुमकुम है उसके जो निशान है वो उनकी पीठ पर लगाए हुए थे, जिससे कि पूरा जो समूह है वो लाल रंग से सुंदर दिख रहा था। हीर भरत यानी कि ये जो बैल है उस बैल की जो सींग है ऐसे लग रहे थे कि जैसे हीरो से जड़े हुए हैं। और इस प्रकार सुंदर सजाए हुए जो बैल है वो अलग से ही दिख रहे थे। बैलगाड़ी में जो बैठे हुए वर राजा है उनके जो वस्त्र है और उनके हाथ की जो तलवार है जो रंगीन थी, और साथ में जो कन्या है
जिसका पचरंगी पटोल यानी कि 5 रंगों से बना हुआ जो वस्त्र है वो एक विशिष्ट प्रकार की रंग सृष्टि रचता हुआ नजर आ रहा था। और उनके पीछे जो विदाई गीत गाती सुहागन जो है वो भी नए नए वस्त्रों में दिख रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे रंगों का मेला ही वहाँ दिख रहा हो। आठे दिवसे उड़ उड़ लागती બજારમાં રમઝુ મીરની શરણાઈએ નવી જ દુનિયા રચી કાઢી હતી। એના સૂરની મોહિની એવી હતી કે સાંભળનારને એ મસ્ત બનાવી મૂકે। એની અસર કાન વાટે સીધી હૃદય પર ચોટ મારે ને એ પરિતોષનો નશો સીધો મગજમાં પહોંચે। પ્રાકૃતજનોને આ શરણાઈની સુરાવલી સમજાય કે ન સમજાય પણ મંત્રમુગ્ધ બનીને એ डोली उठे तो खरा ज। यहाँ पर ये लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है कि 8 दिन जो जिस बाज़ार में जो धूल उड़ रही थी, लोग नज़र नहीं आ रहे थे, ऐसे बाज़ार में रमजू मीर ने अपनी सहनाई ऐसी बजाई कि जिससे उन्होंने एक नई दुनिया ही रच डाली थी। उसके सुरों की जो मोहिनी ऐसी थी कि जो भी उसको सुनता वो उसमें मस्त हो जाता और उसकी असर उनके कानों के द्वारा सीधी दिल पर चोट करती। और इस प्रकार ये जो प्रसन्नता परितोष यानी कि प्रसन्नता, ये प्रसन्नता का जो नशा है वो सीधा दिमाग में पहुंच जाता। प्राकृत जनों को ये जो सहनाई है उसके सुर लोग समझे या न समझे, लेकिन लोग उन सुरों में मंत्रमुग्ध होकर डोल तो उठते ही थे, तल्लीन हो जाते थे। भर बजारे ચોગાનમાં ઊભીને રમજુએ અડાણો ઉપાડ્યો હતો। એ ઉન્માદભરી તરજનું બંધારણ ભાગ્યે જ કોઈ લોકો સમજતા, છતાં એમાં રહેલો આનંદ અને ઉછરંગ, તોફાન અને મસ્તી સૌ શ્રોતાઓ માણી રહ્યા હતા। એમની આંખ સામે તો વાતે વાતમાં છણકા કરતી, આંખમાંથી અગન તણખા વેરતી, ખોટે ખોટા રૂસણા લેતી, વળી પાછી પતિના પ્રેમોપચારે રીઝી જતી અજબ નટખટ ને નખરાળી નવોઢા રમી રહી હતી। અભણ રમજુ ડોસા પાસે શબ્દો ન હતા, કેવળ સૂર હતા અને એ સૂર વડે જ આવી સૃષ્ટિ ખડી કરી જતો હતો। નમતે બપોરે ઊભી બજારે સાવ શુષ્ક વાતાવરણમાં પણ સાસરીએ સોંઢતી પતિ મિલનોત્સુક પરિણીતાનું કલ્પના ચિત્ર શ્રોતાઓની આંખ સામે તરી રહ્યું એ આ મેલા ઘેલા માણસે સાધ્ય કરેલી સુર શક્તિની જ બલિહારી હતી। दोस्तों, यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि पूरे बाजार के चौक में खड़े रहकर रमजू ने इस प्रकार, कहते हैं कि राग यानी अडाणों का अर्थ होता है एक विशिष्ट प्रकार का राग उसने छेड़ा और उस उन्माद भरी यानी कि आवेश से भरी, गर्व भरी जो वेग है, वो वेग उसका जो बंधारण है, ऐसा कोई ही लोग होगा जो उसे समझता, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो आनंद और जो उल्लास, तूफान और जो मस्ती अंदर छुपी हुई थी, वो सब जो श्रोता अभी उसे महसूस कर रहे थे। एमनी यानी कि उनकी आँखों के सामने
हर बात में रूठ जाने वाली, आंखों से अगन ज्वाला बरसाने वाली और झूठ मूठ की रूठने वाली और फिर अपने पति के प्रेम से फिर मान जाने वाली अजब नटखट एक जो नवोढा यानी नई शादी की हुई जो स्त्री है, वो इस इनकी आंखों में खेल रही हो ऐसा महसूस होता है। अभण यानी कि अनपढ़ जो रमजू है, उसके पास शब्द नहीं थे लेकिन केवल सुर थे, और उस सुरों के द्वारा ही वो इस प्रकार की सृष्टि खड़ी कर रहा था। और धीरे धीरे दोपहर खत्म होने जा रही थी और ऐसे शुष्क वातावरण में यानी नीरस वातावरण में भी ये जो सासरी बराबर यानी ससुराल में जाकर पति के मिलन को तरसती एक जो परिणीता है, उसका कल्पना चित्र श्रोताओं की आंख के सामने छा रहा था। और ये सब इस मेले गंदे इस इंसान ने साबित कर दिखाया, और ये सब उसके सुरों की शक्ति का ही परिणाम था। हर घड़ीए વધારે ને વધારે ગૂંટાતા જતા અડાણાના સૂરમાં શ્રોતાઓ કરતાંય વધારે તો રમજુ મીર પોતે રમમાણ લાગતો હતો. આંખ મીચીને ગલોફા ફૂલાવીને એ શરણાઈમાં શ્વાસ રેડતો જતો હતો અને એ નિર્જીવ વાદ્યને જીવંત બનાવતો જતો હતો. ગામ આખું લાંબા અનુભવને પરિણામે જાણતું થઈ ગયેલું કે રમજુ એકવાર એની શરણાઈમાં ફૂંક મારે પછી એને સ્થળ કે સમયનું ભાન ન રહે. માત્ર પરગામથી ગગો પરણાવવા આવેલ તળસી વેવાઈને આ વાતની જાણ નહોતી. તેથી તેઓ મીરને દાદના પૈસાનો લાલચું ગણીને પાવલું ફેંકી રહ્યા પછી આગળ વધવાની ઉતાવળ કરી રહ્યા હતા. તળસી વેવાઈને સૂરજ આથમતા પહેલાં પોતાને ગામ સણોસરે પહોંચી જવાની ઉતાવળ હતી. તેથી શરણાઈવાળાને આદેશ આપી રહ્યા હતા कि हालो मीर हालो, जट वहता थाओ. यानी कि इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि हर समय ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो सुर है वो जो रमजू मीर निकाल रहा था, उसमें श्रोताओं से भी ज़्यादा रमजू मीर उसमें खेल रहा हो और आनंदित हो रहा हो ऐसा लग रहा था. रममाण यानी आनंदित होना. आँख बंद करके जो मुंह है उसके अंदर हवा भर भर के वो सहनाई के अंदर अपना श्वास भर रहा था, और ये जो बिना जान की यानी कि निर्जीव जो वाद्य था, जो सहनाई थी, उसे जीवंत बनाने का वो प्रयत्न कर रहा था. गांव यानी कि पूरे गांव में लंबे अनुभव से सब लोग ये जानते थे कि रमजू जो है वो एक बार अपनी सहनाई अगर बजाना शुरू कर दे तो उसे ना तो समय और ना ही स्थान का उसे कोई भान रहता है. यानी वो सिर्फ अपने में ही खो जाता है. और ये बात सिर्फ बाहर से यानी परगाम यानी कि बाहर गांव से शादी कराने आए हुए ब्याहने के लिए अपने बेटे को यानी कि गगो એટલે કે पुत्र यानी अपने पुत्र को उसकी शादी करने के लिए वो बाहर से आए थे, वो तरसी वेवाए. उनको इस बात की बिल्कुल उनको पता ही नहीं था. बाकी पूरा गांव ये बात जानता था कि जो रमजू है वो एक बार अगर सहनाई बजाएगा
तो वो फिर बंद करेगा नहीं। और इसीलिए ये जो रमजू मीर है वो शहनाई बजा रहा था, उसे देखकर तड़सी बेवाई जो है उसे पैसों का लालची मानकर उसके सामने पैसे फेंक रहे थे और आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। तड़सी बेवाई ने सूरज डूबने से पहले उनको अपने गांव सणोसरा पहुंच जाने की उनको जल्दी थी और इसीलिए वो सहने वाले से आदेश कर रहे थे, यानी आदेश दे रहे थे कि चलो हालो मीर हालो जट बहता था, यानी कि हे मीर अब बहुत हो चुका, अब आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। पण अडाणाना सूરમાં ગળાડૂબ શેલારા લીધા રમજુને આવા આદેશ સાંભળવાની નવરાશ જ ક્યાં હતી। મીર એની શરણાઈમાં સમય બગાડતો જતો હતો ને તળસી વેવાઈને મનમાં ચટપટી ચાલતી હતી। આ રૂપિયે ગજને હિસાબે આગળ હાલશું તો સણોસરે પૂંખતા સાંજ પડી જશે ને અંધારે સામૈયા કરવામાં હોરાજીની કિશન લાઇટ મંગાવવી પડશે। મોંઘી દાટ બત્તીના બિલ ભરવાને બદલે વેવાઈએ આ મુફલીસ મીરને જ પાવલું વધારે દાદ આપીને આગળ વધવા પ્રેર્યો। પણ શરણાઈના સૂરમાં ડાબેથી જમણે ડોલી રહેલા રમજુને દાદ પેટે ફેંકાતા પૈસા ગણવાની જ ક્યાં નવરાશ હતી। મેઘા ઢોલીએ ધૂળમાંથી સિક્કા વીણી લીધા અને રમજુને કહ્યું કે હાલો મીર હવે હાવ કરો હાવ। પણ આવી सूचना એ काने धरे एम क्या હતો। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ये जो अडाना यानी अलग अलग जो राग है उसके सुर में जो डूबे हुए और उसमें तरंगित होते रमजू को इस प्रकार के जो आदेश है सूचनाएं सुनने की फुर्सत ही नहीं थी। मीर तो सिर्फ उसकी सहनाई बजाने में ही समय बर्बाद कर रहा था और दूसरी तरफ जो तड़सी वेवाई है उनके मन में गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन ऐसे बातें कर रहे थे कि इस गतिए अगर हम आगे चलेंगे तो हम सांझ पड़ने से पहले भी हम सणोसरे हमारे जो गांव है वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे और ऊपर से अंधेरे में इन बारात को लेने के लिए सामने से होराजी किशन लाइट मंगानी पड़ेगी। किशन लाइट यानी कि उस समय कैसे कि ऐसी बिजली नहीं थी और ये घासलेट से ये जो बत्ती है वो जलती थी। मोगी यानी महंगी बत्ती का जो बिल है वो बिल वेवाई को भरने में ज़्यादा ये जो मीर है उसको दाद में पैसा देने के लिए ज़्यादा उत्साहित कर रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं इसको पैसा दे दूंगा तो यानी कि ये जो वेवाई है यानी कि वेवाई ने ये सोचा कि इस सहना वाले को ही मैं ज़्यादा पैसा दूं तो ये आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा और हम शाम होने से पहले अपने गांव पहुंच जाएंगे और हमारे जो लाइट मंगाने का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने दाद के रूप में पैसा फेंकने की शुरुआत की। और दूसरी तरफ ये जो मेगा डोली है उसने धूल में से पैसे ले लिए और रमजू को कहा कि अब चलो अब आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इस प्रकार ये जो सूचना जो दे रहा था वो सूचना भी रमजू मीर अपने कानों पे ध्यान में ले नहीं रहा था। आखરે બુદર મેરાઈએ પોતે જ આગળ આવ્યા ને રમજુને રીતસરનો હડસેલો મારીને જ સંભળાવ્યું કે હવે હાલની જટ હાલની આમ ડગલે ને પગલે દાદ લેવા ઊભો રહીશ તો કેદી પાદરે પોગાડીશ।
મેરાઈના હડસેલા સાથે ઉગ્ર અવાજે ઉશ્કેરાયેલા વેણ કાને પડ્યા ત્યારે જ મીરને ભાન થયું કે હું અત્યારે ઊભી બજાર બાંધીને ઊભો છું ने मारे तो हजी जान ने जापा सुधी दौरी जवानी है। यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इस समय बने अंत में जब बूदर मीराई जो है वो आगे आए और रमजू को धक्का देकर उसे कहा कि भाई अब आगे चलना, अब अगर तू ऐसे थोड़े थोड़े समय में अगर दाद यानी कि बख्शिश लेने के लिए अगर खड़ा रहेगा तो हम सबको पादरपुर तक कब पहुंचाएगा। और मीराई के इस उग्र यानी कि इस गुस्से वाले आवाज़ से ये जो शब्द है, एक गुस्से भरे जो शब्द हैं वो रमजू के कानों पे पड़े, तब उस रमजू को भान हुआ कि अभी वो बर बाज़ार में खड़ा हुआ है और अभी तक उसको इस बारात को गांव के बाहर पादर तक उसे पहुंचानी है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हम ये जो गुजराती का जो दूसरा लेसन है उसका दूसरा पार्ट है वो हम यहाँ तक रखते हैं और बाद में मैं आपके सामने इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है वो आपके सामने लाने का प्रयत्न करूँगा। हो सके तो मेरा जो ये वीडियो है आपके दूसरे दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयत्न करें और जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।